हेतु शब्द का अर्थ है, जब आप काव्य हेतु पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हेतु शब्द का अर्थ बताने की कोशिश की जाती है कक्षाओं में। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव तरीके का दिया गया है। हेतु शब्द का अर्थ है, ऑप्शन दिया गया है कारण, प्रयोजन, गुण, दोष। तो तुरंत आप लोग बता देंगे कि हेतु शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कारण। हेतु माने कारण। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं, निम्नलिखित में से सही नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सही नहीं है। 3 हेतु बताए गए हैं, लेकिन कौन सा हेतु इस ऑप्शन में दिया गया है वो सही नहीं है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रयोजन। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया कि प्रयोजन जो नाम यहाँ दिया गया है वो काव्य हेतु के अंतर्गत नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब काव्य हेतु के रूप में जाने जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपका दिमाग भी उसी तरीके से चीज़ों को रीड कर रहा होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि ऑप्शंस को देखते हुए कौन असत्य कौन गलत ऑप्शन है उसको भी देखें, सही ऑप्शन जो है उसको भी देखें। तो इस तरीके से आप सटीक उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि ऑप्शन डी है, काव्य हेतु के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि आचार्यों द्वारा इनमें से किसको सर्वप्रमुख काव्य हेतु मानते हुए उसे कवित्व का बीज माना गया है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टोरी टाइप की बताई गई कि आचार्य द्वारा इनमें से किसको सर्वप्रमुख काव्य हेतु मानते हुए उसे कवित्व का बीज माना गया। ऑप्शन दिया गया प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रयोजन। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया कि प्रतिभा को आचार्यों ने सर्वमान्य तरीके से प्रमुख काव्य हेतु माना है, और यहाँ तक भी कहा कि कवित्व का बीज है। तो किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन घुमा कर आएगा, फिर भी आप लोग इसका सही जवाब बता देंगे, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपने पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है, कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है, किसने माना है। कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है, और आप सभी को बताना है कि किस आचार्य ने इसको मूल हेतु माना है। ऑप्शन दिया गया भरत, भामह, वामन, दंडी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है कि भामह ने कहा था कि कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल माना जा सकता है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो कि कोटेशन दिया गया है, और आप सभी को बताना है कि ये कोटेशन किसका है। गुरुपदेश साध्येतुम शास्त्रम जडधियोप्यलम काव्यम तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावतः, किसका कथन है। कई बार परीक्षाओं में यहाँ से जो दूसरा इसका खंड है पूछ लिया जाता है, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया भरत, भामह, वामन, दंडी। तो इस प्रयोजन की बात किया है, कथन जो यहाँ पर दिया गया है आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि भामह ने इस बात को कहा है, और आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो प्रतिभा के तरफ ही संकेत कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने काव्य के 3 हेतुओं में से प्रतिभा को ही ज़्यादा मान्यता दी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप में काव्य सृजन का हेतु माना है। भरत, भामह, वामन, दंडी। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास। आमतौर पर हम प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, लेकिन आप देख रहे हैं कि इन काव्य हेतुओं की भी विशेषता बताई जा रही है कि नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अभ्यास कैसा है, सुदृढ़। तो ये किसने इसको माना है, काव्य सृजन का हेतु माना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि आचार्य दंडी ने इस चीज़ को कहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। न जाने कितनी बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका होगा, इसको पूरा इंपॉर्टेंट करके आप कर सकते हैं। वैसे इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे हिंदी पट्टी के किसी भी स्टेट्स में होने वाले प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं हो, या फिर नेट जेआरएफ का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। ये कई बार
प्रश्न पूछा जा चुका है कि काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन दिया गया भरत, भामा, वामन, कुंतक ने। तो लगातार आप सभी लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी ने इसका सही जवाब दिया। इसका मतलब है कि आप लोग भारतीय काव्य शास्त्र काफ़ी मन लगाकर पढ़ रहे हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि परीक्षाओं तक पूरा मन लगाकर पढ़ना है। इसके बाद सही मायने में देखा जाए तो कई बार लगता है कि ये सब काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग या फिर भरत, भामा, कई बार बोरियत सी महसूस होने लगती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर इस पे आप कमांड रखते हैं तो परीक्षा में सफल होंगे और फिर अपने ज़िंदगी को आगे अच्छे से जिएंगे। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। और देखें तो सभी विषय उपयोगी भी हैं, अनुपयोगी भी हैं। खैर, इन सब बातों पर उतना नहीं ध्यान रखना है। क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल बता दिया कि वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि किसका कथन है? तो जाहिर सी बात है कि जब आप काव्यांग के बारे में जानते रहेंगे तो तुरंत आप बता देंगे कि किसका कथन है। यहाँ पर जब काव्यांग के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, तुरंत आपने बताया, इसका सही जवाब है वामन ने इस कथन को कहा है, या फिर वामन का ये कथन है। अगला प्रश्न है, कवित्वस्य बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम किसका कथन है? ठीक है, एक तरीके से शुरू में ही जो हमने बताया था कि कई आचार्यों ने प्रतिभा को कविता का बीज रूप माना था, तो उसी का ये संस्कृत यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा संस्कृत की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने में कई बार हिंदी के बच्चे अंग्रेजी और संस्कृत को पढ़ने में थोड़ा सा लड़खड़ाने लगते हैं, और कुछ कुछ प्रभाव यहाँ पर भी है। फिलहाल इसका जो सही जवाब है कि इस चीज़ को कहा है ऑप्शन, आप लोग भामा बता रहे हैं, भामा बता रहे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है वामन। ठीक है, कवि तो मिलता जुलता है, जैसा कि मैंने शुरू से ही बताया था कि आचार्यों का जो मत है एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर कवित्वस्य बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम किसका कथन है? वामन का है। सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है? किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है? अभी तक हम प्रतिभा प्रतिभा कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है भरत, भामा, रुद्रट, कुंतक। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है, प्रतिभा को शक्ति किसने कहा? सही जवाब आप लोगों ने बताया कि रुद्रट नाम के एक आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि प्रतिभा को शक्ति कहा है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि किसने प्रतिभा के दो भेद किए, सहजा और उत्पाद्या? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रतिभा के दो भेद किए गए बाद में आगे चलकर, क्योंकि आप लगातार देखेंगे, चाहे वो काव्य लक्षण हो, काव्य हेतु हो, काव्य प्रयोजन हो, आचार्यों ने लगातार इसमें मंथन किया है, चिंतन किया है, अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश की है और उसके विभाजन भी किए हैं। तो प्रतिभा के दो भेद किए थे, सहजा और उत्पाद्या, किसने किया है? ऑप्शन दिया गया भरत, भामा, वामन, रुद्रट। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कि रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए थे, सहजा और उत्पाद्या। बिल्कुल इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आचार्य मम्मट ने किन तीन काव्य हेतुओं को माना है? आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु और काव्य प्रयोजनों को लेकर काफ़ी विचार विमर्श किया है अपने काव्य ग्रंथ काव्य प्रकाश में, जिसकी की चर्चा हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में कर लिया था। ठीक है, तीन काव्य हेतुओं को माना है। ऑप्शन दिया गया शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, प्रतिभा सहजा उत्पाद्या, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य मम्मट ने तीन काव्य हेतुओं पर चर्चा किया है। जब आप पढ़े होंगे तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे। सही जवाब है इसका क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन ए। कई बच्चे बी बता रहे हैं, बी बिल्कुल नहीं है। आचार्य मम्मट ने तीन काव्य हेतुओं में कहा शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास। इस चीज़ को एकदम से आप अपने दिमाग में रखिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्रुत यानी कि व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से
बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है नाट्य, यहाँ ये कथन कहाँ से लिया गया है? नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, चंद्रालोक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उदाहरण दिया गया है कि व्युत्पत्ति अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का मूल है। यहाँ पर प्रतिभा को ही प्राथमिकता दी गई है। पूछा जा रहा है कि ये किस ग्रंथ में दिया गया है। यहाँ पर आचार्य ने उदाहरण भी दिया कि जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है, वैसे ही प्रतिभा। तो कई बच्चे बता रहे हैं कि ये काव्य अलंकार में है। नहीं जी, इस सही जवाब इसका ऑप्शन डी, चंद्रालोक में जयदेव ने इस चीज़ को कहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बीच में कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। सही जवाब है चंद्रालोक। अगला प्रश्न है, किस आचार्य का कहना है काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है? यानी कि लगातार हम देख रहे हैं कि काव्य हेतु पर विचार करते हुए जितने भी यहाँ पर आचार्य हैं, सब ने प्रतिभा को ही महत्व दिया है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है किस आचार्य का कहना है काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है? 4 नाम दिए गए, भरत, भामा, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब देखते हैं कौन सही जवाब दिया है। कई बच्चों ने सही जवाब दिया है। सही जवाब है आचार्य जगन्नाथ ने कहा था कि केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा ही काव्य का कारण है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने, ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, किस आचार्य ने प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है? देखिए, इतना दूर तक भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रज्ञा को प्रतिभा किसने कहा। और कई बार एक कोटेशन पूछ लिया जाता है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदु। ठीक है, तो किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है भामा, भट्टतौत, अभिनवगुप्त, वामन। तो जिन लोगों ने कई बार परीक्षाएं दी होंगी उनको इसका आंसर पता होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा तो पता होगा। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखें कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा कहा था भट्टतौत ने। और जब भी भट्टतौत का मैं नाम ले रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए पिछले प्रैक्टिस सेट के आधार पर कि ये अभिनवगुप्त के गुरु माने जाते हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो देखिए, पीडीएफ के थ्रू तो हम जानकारी और क्वेश्चंस के आंसर को समझ पा रहे हैं, लेकिन जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको भी आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कैसे घुमाकर पूछा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है? और कहा प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, किस आचार्य ने कहा है? ऑप्शन दिया गया है भामा, भट्टतौत, अभिनवगुप्त, वामन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, अभिनवगुप्त। तो आप देख रहे हैं कि गुरु का शिष्य पर कैसे प्रभाव पड़ा है। गुरु ने ऊपर कहा कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा, और यहाँ पर शिष्य ने कहा कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ठीक है, एक इसी से मिलता जुलता चीज़ आपने सुना होगा, निराला के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि निराला के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने एक कहा था, बहुअस्तु स्पर्शनी प्रतिभा से संपन्न एक कवि हैं। कई बार बच्चे आपस में अपने दोस्तों को भी चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। खैर, आपको मतलब मैं उधर ध्यान ले जाना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं से ये सारे जो शब्द आए हुए हैं यहीं से आए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, वे हैं। पीडीएफ इत्यादि की अगर मैं कोई बातचीत कर रहा हूँ, किसी को अगर ख़राब लग रहा होगा तो मैं नॉर्मली ऐसे बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने एक ही बार पीडीएफ मांगा था। मैं किसी खास को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पढ़ाने की शैली में ही है। ठीक है, पीडीएफ में आप लोगों को दूंगा, जल्दी ही दूंगा, परेशान मत होइए आप लोग। पहले इस प्रैक्टिस सेट को हम कर लेते हैं और उसको प्रामाणिक रूप से थोड़ा सा मैं क्या कह सकते हैं, उसको परिनिष्ठित करूँगा, इसके बाद दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए थे। कौन कौन सी वो दोनों भेद थे? ऑप्शन दिया गया कार्यत्री प्रतिभा और भावेत्री, सहजा और उत्पाद्या, शक्ति और व्युत्पत्ति, धर्म और शिक्षा। ठीक है, इससे पहले आपने देखा कि प्रतिभा के 2 भेद किए थे रुद्रट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं राजशेखर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है,
कार्यत्री प्रतिभा और भावत्री प्रतिभा, दो भेद उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, किसे कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कहते हैं? किसे कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है कार्यत्री, भावयित्री, नवरात्रि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर राजशेखर द्वारा जो भी प्रतिभा के दो भेद किए गए थे, उस भेद के आधार पर ये स्पष्ट किया गया कि कार्यत्री प्रतिभा क्या है, भावयित्री प्रतिभा क्या है। उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आप सभी को दिया गया है। कई बच्चों ने इसका सही जवाब बता दिया, कार्यत्री प्रतिभा। अगला प्रश्न है, सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा कहलाती है। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब भी 100 क्वेश्चंस में ये सब आएंगे तो आपके वहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होंगे। ये कोशिश रही है पूरे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये इस बार का 56 यानी 56वां प्रैक्टिस सेट है। तो 56 का मतलब है कि लगभग 2 महीने, अगर रोज़ एक का प्रैक्टिस सेट देखेंगे 2 महीना लग जाएगा, लेकिन समय कम है आप लोगों को। तो अपनी पढ़ाई करते हुए ये सहयोग मात्र यहाँ पर है, तो उस सहयोग का फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 37 कि सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भावयित्री। ठीक है, चलिए। और सहृदय कैसे है? क्योंकि जो भाव है वो आपके हृदय में रहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको सहृदय यहाँ पर कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा कोरिलेट करके भी आप देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, किसके अनुसार प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं? मतलब ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, वाग्भट, भामा, कुंतक, आनंदवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब है कि वाग्भट ने इस बात को कहा था कि प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उद्बोधन करने वाली कवि की स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को 1 से 2 बार जरूर इसलिए पढ़ता हूँ कि जब भी आप एग्जाम में बैठने जाएँ, कंप्यूटर के सामने बैठें, तो तुरंत आपके दिमाग में आए कि मैंने कहीं इसको सुना है, इसका आंसर ये होना चाहिए। जब भी आंसर दीजिए थोड़ा वहाँ पर रुक कर और समझ कर देने की कोशिश करेंगे, तो जब आपका 2-4 जो गलत होते हुए सवाल रहेंगे वो सही हो जाएंगे। और कई बार ज़्यादा दिमाग लगाने पर भी गलत हो जाता है, वो आपका भी अनुभव रहा होगा और मेरे खुद का अनुभव है। तो चलिए, अगला जो प्रश्न है, प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है? अभी तक प्रतिभा को लेकर तमाम आचार्यों ने बातचीत किया। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है? ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। तो अंतःकरण की प्रवृत्ति का नाम तो कविता ऊपर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, लेकिन प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कुछ बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है और बाकी सब थोड़ा थोड़ा आप लोग इन पे महावीर प्रसाद द्विवेदी पर ज़्यादा ट्रस्ट कर गए, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस कराई जा रहा है कि आपको मिलता जुलता भी रहे तो भी कोई दिक्कत न हो। अगला प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन यही आपको 100 क्वेश्चंस में काफ़ी कठिन हो सकता है। उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। अगर इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है, प्रतिभा को छोड़कर लोग बोलते हैं चलो व्युत्पत्ति के बारे में बताओ क्या है। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। किसने कहा है? भरत, भामा, कुंतक, राजशेखर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजशेखर ने कहा कि व्युत्पत्ति का मतलब है उचित अनुचित का विवेक।